वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आप तो मालूम है कि हम प्रस्तावना की तरफ चल रहे हैं और ये पॉलिटी का ये सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये जो है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट ऑफ मोस्ट होता है। इससे बाहर किसी भी परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम आज चलेंगे आगे की तरफ। आप देख रहे हैं दो तीन दिनों से प्रस्तावना चल रहा है। तो क्या हुआ, कंटिन्यू थोड़ा भास्ट करेंगे तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और कंटिन्यू जो है अपनी मजबूती बनाइए पढ़ाई के ऊपर। आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप तो मालूम चल गया होगा किस तरह से है। तो चलिए आज चलते हैं समानता, और समानता का स्वरूप देखते हैं। हमारे प्रस्तावना में समानता का स्वरूप क्या है, क्या है समानता का स्वरूप। हम लिख देते हैं समानता का स्वरूप। हमारे प्रस्तावना में समानता का स्वरूप क्या है, आइए तो लिखिए आप प्रस्तावना में क्या है स्वरूप। तो पहला स्वरूप है प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा की समानता। और दूसरा स्वरूप है अवसर की समानता। समानता। अब प्रिय दोस्त, आप तो ये मालूम हो जाती, कल हम एक कहानी कहे थे और कहानी में ये बताए थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब किसी के सामने हम तो बोल सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता। हमने कहा था कि पार्क में तो ये बैठी लड़की है, उसको जाती आई लव यू अगर बोलते हैं तो वहाँ पर जो है ना आपकी अभिव्यक्ति है, आप बोल सकते हैं। लेकिन अब देखिए वही व्यक्ति फिर तर्क देगा, अगर आप संविधान के अनुसार जाइए था तो मुझे भी प्रतिष्ठा की समानता है और यहाँ मेरा प्रतिष्ठा का लॉस हुआ है। उस लड़की ने मुझे आई लव यू बोला जिसके कारण मेरी प्रतिष्ठा का लॉस हुआ है और इस चलते जो है वो फिर बड़ी हो जाएगा। इस तरह से संविधान में उतार चढ़ाव होते रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है अवसर की समानता है, मतलब नौकरी में जाने के लिए सब तो सेम अवसर दिया जाता है। अब सेम अवसर तो इसे दिया जाता है, आप तो कहिएगा सर जनरल का तरफ ज़्यादा चाहता है, ओबीसी था उससे कम, उसके बाद SC ST था बिल्कुल कम। तो SC ST वाले तो अवसर दे दिया, हम लोगों तो तब पिछाड़ दिया। तो नहीं जी, हमारे यहाँ हमारे समुदाय में जनरल लोग जो है समाज में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको थोड़ा नीचे लाने की सरकार प्रयास करती है और जो है दलित लोग नीचे से उठाने की कोशिश करते हैं, अर्थात दोनों में समरसता स्थापित करते हैं। इसलिए ये हो गया अवसर की समानता। समानता का स्वरूप कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। देखिए प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ तो हम बता ही दिए। समाज में व्यक्ति का जो है एक हैसियत होनी चाहिए, जन्म जाति आर्थिक के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए। तो यहाँ से आप दोनों चीज़ समझ गए हैं, मतलब किसी का प्रतिष्ठा का हनन आप नहीं कर सकते हैं। और अवसर की समानता मतलब प्रत्येक तो नौकरी के लिए समान अवसर मिलेगा। लेकिन अगर आप टांग अड़ाइएगा, आपके मन में खुजली हो जा कि ओबीसी जनरल ये सब, तो हाँ उनको ऊपर लाने के लिए। चलिए समानता का स्वरूप जो हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड होता है, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, आइए तो व्यक्ति की गरिमा हम लेते चलते हैं। व्यक्ति की गरिमा। ये व्यक्ति की गरिमा क्या होता है, तो इसके बारे में आप लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति, वही बात है प्रतिष्ठा वाला, वही बात है। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति तो मानवीय जीवन व्यक्ति तो मानवीय जीवन गरिमापूर्ण
होनी चाहिए। देखिए, समाज में आप किसी तो बेइज्जत नहीं कर सकते। अगर इस तरह की बेइज्जती आप करते हैं तो आप जो है ना एक अपराधी के लिस्ट में आइएगा। अब तो ये सर ये सब उल्टा पुल्टा बात क्या बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। ये हमारी प्रस्तावना में कहा गया है। आज तक आपने प्रस्तावना तो समझा नहीं था सही से, जिसके कारण आप तो परेशानी हो रही थी। आज आपने प्रस्तावना तो समझ लिया है। अब चलिए, एकता एवं अखंडता, नेक्स्ट शब्द हमारा आता है एकता एवं अखंडता। तो लिख लीजिए एकता एवं अखंडता, जो कि बहुत ही संविधान के अंदर एक रोल अदा करता है। एकता एवं अखंडता ये क्या है, इस तो तनी बढ़िया से पढ़ेंगे हम। देखिए, तो एकता की परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। एकता एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी, ठीक है। धोती क्लास 8 में मेरे साथ पढ़ती थी। चलिए हटाइए, चुपचाप रहिए। अब आगे चलिए। एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। लिखिए आप भी मेरे साथ। एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, जिसका अर्थ होता है नागरिकों के बीच एक होना। जिसका अर्थ होता है नागरिकों का एक होना। एक होना, ये एकता का अर्थ हो गया। अब यहाँ पर अखंडता, अखंडता क्या होता है भाई, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो लिखिए अखंडता। देखिए, अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जो भारत या भूभाग से अलग न हो। जिसका अर्थ होता है भारत का क्षेत्र या भूभाग भारत से अलग ना हो। ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं प्रायोगिक रूप में। समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर चाहता है कि नहीं हम एक अपना देश बनाएंगे, तो वहाँ पर हमारी अखंडता छिन्न हो सकती है, और इसके लिए सरकार तो जो कदम उठाना पड़ेगा उठा लेगा। इसमें हमारा संविधान सर्वोपरि है। एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरे देश कुर्बान हो सकता है। बहुत ही संविधान के अंदर, संविधान की अपनी गरिमा बोले, भारत की अपनी गरिमा बोले, तो उनमें से एक है अखंडता। ठीक है, यानी अखंडता के लिए कोई भी कदम अगर उठाना पड़े भारत सरकार तो उठाने के लिए तैयार है, और किसी के लिए कोई कदम उठाए चाहे नहीं उठाए। तो एक तरह से समझ लीजिए, अखंडता हमारे देश का जो है ना, एक तरह की पत्नी का स्वरूप लेता है। पत्नी किसी से तभी अलग नहीं हो सकती है, इसके लिए जो भी दाव पेच लगाना होता है लगा लेता है लोग। तो ये है। अब चलिए, अब नेक्स्ट शब्द आता है बंधुता। क्या आता है? बंधुता। तो लिखिए बंधुता। एक शब्द का व्याख्या हम करेंगे, बंधुता। ठीक है, क्या हम बोले? बंधुता। आइए इसमें हम देखते हैं बंधुता में। बंधुता में क्या करते हैं? बंधुता का अर्थ क्या होता है, इस चीज तो देखेंगे। तो बंधुता का सिंपल अर्थ होता है नागरिकों के बीच भाईचारा होना।
तो ये इतना छोटा बात क्यों पढ़ाते हैं? तो आप जब प्रश्न बनाइएगा तो आप तो कन्फ्यूजन पता होगा कन्फ्यूजन होगा तो इसी परिभाषा तो पढ़ते कन्फ्यूजन तो दूर करना होगा। नागरिकों के बीच भाईचारा होना, क्या होता है? नागरिकों के बीच भाईचारा होना। बंधुता का अर्थ क्या होता है? भाईचारा होना। अब देखिए यहाँ पर हम तो प्रश्न देते हैं, ठीक है, प्रश्न नहीं देते हैं मतलब एक तरह की हम प्रस्तावना हमारा एक तरह से अब जो है खत्म होता है, ठीक है। प्रस्तावना क्या होता है? खत्म होता है, लेकिन प्रस्तावना के ऊपर तो विवादित होते रहे हैं, उन विवादों तो देखेंगे। प्रस्तावना की आलोचना, उसको क्या बोल सकते हैं? प्रस्तावना की आलोचना। लिख लीजिए आप। प्रस्तावना की आलोचना। आलोचना तो इसे किया भाई, तब कमेंट करता है तो हमारे प्रस्तावना के ऊपर कौन सा कमेंट किया गया उस चीज तो हम देखेंगे। पहला, देखिए भारतीय प्रस्तावना की तुलना, भारतीय प्रस्तावना की तुलना। अभी ट्रेन आ रही है, समय जो है 7:19 हो रहा है, तो इस समय ट्रेन आने की है, तो थोड़ा सा आप आवाज़ मैनेज कीजिएगा। भारतीय प्रस्तावना की तुलना टिथलेस अदर टाइजर, क्या? टिथलेस टाइजर। इस तो थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, चलिए। टिथलेस टाइजर अर्थात हम जो है इसमें हम लिख सकते हैं दंतहीन व्याघ्र, वैसा बाज जिसका दांत ही ना हो, उसका क्या वैल्यू है? उसके सामने में चले जाइए तो तुझ तरेगा क्या? नहीं तरेगा। टाइगर से की गई है, की गई। अब भाई क्यों की गई है? ये आलोचना की गई है कि भारत का प्रस्तावना में तो दम ही नहीं है, जो बोला गया है उसमें किसी भी प्रकार से बोल दिया जाए अवसर की समानता, बंधुता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बोल दिया गया है कि धर्म की उपासना होनी चाहिए, लेकिन धर्म की उपासना है नहीं हमारे यहाँ। आखिर क्यों? तो हम प्रस्तावना में जो बात लिखा हुआ है उसको लेके हम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। यानी प्रस्तावना में जो चीज़ लिखा हुआ है उससे लेके हम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं, अर्थात प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। देखिए क्योंकि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय। अब देखिए प्रस्तावना अपरिवर्तनीयता अर्थ क्या होता है? तो अपरिवर्तनीयता मतलब है इसको लेके आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है उसके प्रति आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? पेश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिवर्तनीयता का अर्थ, वर्तनीय का अर्थ लिखिए, लिखिए यहाँ पर। इसे लागू करने के लिए सरकार पर आप बाध्यकारी नहीं कर सकते। सरकार तो, यहाँ सरकार तो लीजिए, सरकार तो
आप बाध्य नहीं कर सकते। तो ये परिवर्तनीयता का अर्थ होता है। अपरिवर्तनीयता का अर्थ होता है इसे बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारा प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। ठीक है, यहाँ के बाद जो है दूसरा आलोचना की गई है, इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। क्वेश्चन यहाँ से आया था, बीपीएससी के मेंस में आया था, क्वेश्चन क्या आया था उसको हम दे देंगे। क्वेश्चन इसका आंसर हम आप लोग तो अभी तो नहीं देंगे, लेकिन बाद में जो है हम दे देंगे। आइए, हमारा क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। अभाव है, वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी में यहाँ से हम ये बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब तो प्रस्तावना के बाद बारे में तो विशेष बात भी कही गई है, उसको आप तो लिखना पड़ेगा। तो आप तो लिखिए प्रस्तावना में। अब हमारे यहाँ प्रस्तावना में तो विशेष बात बोली गई है, और उस विशेष बातों तो हम लिखेंगे। तो पहला विशेष बात, के.एम. मुंशी साहब ने कहा। किसने कहा? मुंशी साहब ने कहा। क्या कहा भाई? तो भाई ये बताया गया है कि प्रस्तावना जो है राजनीतिक जन्मपत्री है। प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है, अर्थात प्रस्तावना क्या है? राजनीतिक जन्मपत्री। उसी प्रकार से आप तो दूसरा स्टेटमेंट कहाँ है? भारतीय प्रस्तावना परिचय पत्र के समान है। भारतीय प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। बहुत शोरगुल कर लिया, चलिए। तो भारतीय प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा? तो ये ननी पालकी वाला ने, ननी पालकी वाला ने कहा। ठीक है, इस तरह से कुछ और स्टेटमेंट आप तो दिखाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हम दिखाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हम दिखाते हैं, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की क्या है? संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क तो पढ़ने की कुंजी है। मस्तिष्क तो पढ़ने की कुंजी है। बहुत शोरगुल किया। ठीक है, ये किसने कहा? तो इन्होंने कहा गजेंद्र दड़तर। इसी प्रकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फिर से हम लिखते हैं। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फिर से हम लिखते हैं। क्या है भाई? अब जो है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा भाई? ये कहा ठाकुर भारद्वाज दास। भारद्वाज दास किसने कहा? ठाकुर भारद्वाज
दास क्या बोले थे? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अर्थात जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारतीय संविधान भी निर्जीव है। ठीक है, प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। अब आइए, इससे आगे 2-3 फैक्ट और है जो केस से संबंधित है। प्रस्तावना पर केस हुआ और उससे संबंधित है। यदि आपका परमिशन हो तो हम बता दें, चलिए बता ही देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आया, पहला क्वेश्चन हाई कोर्ट के सामने उठा, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। आप हेडिंग दे सकते हैं, प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। पहला मुद्दा क्या आया? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? भाई ऐसा स्टेटमेंट क्यों आया? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? तो देखिए, अदर प्रस्तावना, यहाँ पर आलोचक क्या क्या बोले हैं, उन आलोचकों का हम स्टेटमेंट सुनवाएंगे। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? तो बच्चे, इसमें इसीलिए बोला गया क्योंकि शुरू में बता दिया है कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, कोर्ट में नहीं जा सकता। तो हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये प्रस्तावना संविधान का अंग वहाँ पर नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पर तो मजबूरी हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत था, इसीलिए बोला प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं? दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं? या नहीं, ये क्वेश्चन सामने आया। तो ये गया सुप्रीम कोर्ट में। संविधान से संबंधित जो भी मुद्दा होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और वो उसका क्षेत्राधिकार होता है। क्षेत्राधिकार क्या होता है आगे की भाषा में समझेंगे। एकदम पॉलिटी लास्ट तरते तरते समय तक हम आपके माइंड में पूरी तरह से घुसा देंगे, समझे। तो आइए, अब वहाँ होता है बेरुबारी विवाद। क्या होता है? बेरुबारी विवाद। पहला विवाद है बेरुबारी। बेरुबारी विवाद, याद रखिएगा, इसका ईस्वी सन 1960 में हुआ था। क्या हुआ था? तब हुआ था 1960 में हुआ था बेरुबारी विवाद। और इसमें यह बोल दिया गया हमारे संविधान निर्माताओं के अनुसार, ठीक है, कि प्रस्तावना का संशोधन नहीं हो सकता है, यानी कि किनके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेरुबारी विवाद में बोला गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। बेरुबारी विवाद क्या है? एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेरुबारी, बारी मतलब बंदला का शब्द है और बारी का मतलब होता है घर, ठीक है। तो बेरुबारी विवाद हुआ था। बेरू नामक आदमी ने किया था और बारी के लिए किया था, तो इसलिए बेरुबारी हो गया। अब क्या था, चलिए हम तो मतलब हम रोत नहीं सकते हैं, इतना हम मेरे पास हो गया। इसके अंतर्गत ये हुआ कि एक आदमी का जब भारत और बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था, ठीक है, तो हुआ क्या, हमारा भारतीयों का कुछ जमीन जो है, मतलब दूरा जो है चला गया भारत में और धर चला गया, सॉरी धर आ गया भारत में और दूरा चला गया किसमें? बांग्लादेश में। तो उसी पर एक बेरू नाम का वकील थे, उन्होंने कर दिया केस
अपने धर के लिए, तो उसी का नाम पड़ गया बेरूबाड़ी। चाहे कि हमारा धर बंटवारा ऐसे तैसे हुआ, तो डायरेक्ट बांग्लादेश में जाते हम सोएंगे और यहाँ इंडिया में रहते खाना बनाएंगे, नहीं हो सकता। तो इसी पर बेरूबाड़ी विवाद आया था और इसी में यह निर्णय दिया गया, संशोधन नहीं है। दूसरा, केशवानंद भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस ये तब हुआ था, ये हुआ था 1973। याद रखिएगा, डेट जो है ना काफ़ी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा ताकि आप तो हो। इसमें क्या निर्णय दे दिया भाई? इसमें निर्णय दे दिया कि ये प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो सबसे पहली बार प्रस्तावना में संशोधन का निर्णय केशवानंद भारती केस, दो सर्वाधिक बड़ी केस था, उसमें दिया गया था, ठीक है। तीसरा केस मिनर्वा मिल्स केस, मिल्स केस ये है 1980, ठीक है। क्या है? 1980। और इसमें भी बोला गया ये संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट केस आया LIC केस, LIC केस। तो इसमें भी बोला गया क्या? LIC केस तब हुआ था, ये बात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसमें भी बोला गया इसमें संशोधन हो सकती है। तो इतना टेस्ट जो आया इसलिए आया, आदित्य अध्याय में हम पूरे टेस्ट का डिटेल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है। वर्तमान सिचुएशन, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है? ओवरऑल प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। अभी पूछ रहा प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो यस, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। संशोधन हो सकता है, लेकिन क्या भाई? लेकिन आखिर क्या? प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है। मूल ढांचे में संशोधन नहीं। अब मूल ढांचा क्या होता है हम आगे की तरफ बताएंगे, ठीक है। इतना दो शब्द एग्जाम्पल के रूप में अगर हम दे तो दे सकते हैं, लेकिन छोड़िए। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द बदल नहीं सकता है, मूल ढांचा हुआ। एकता अखंडता मूल शब्द हुआ, बदल नहीं सकता है। अब आइए, अब क्या है? तो ये अभी तक सर प्रस्तावना में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? तो जी बच्चों, अभी तक हुआ है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन, पहली बार नहीं, ये एक ही बार हुआ है प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन ये हुआ है 42वां संविधान संशोधन। ये क्या होता है आगे बताएंगे। संविधान संशोधन 1976 के तहत, इस समय इंदिरा गांधी थी, ठीक है, और प्रस्तावना में संशोधन की गई थी। इंदिरा गांधी एक अकेला प्रधानमंत्री थी, जो इतनी बड़ी दबंग टाइप की थी और बहुत ही प्रभावशाली। उससे जैसा प्रधानमंत्री अभी होनी चाहिए जिसमें अभी इसका थोड़ा सा स्वरूप मोदी में दिख रहा है, थोड़ा सा। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, अब इस चीज़ की चर्चा करेंगे। और किताब में यही चीज़ गलती लिखा हुआ है और आप गलती मारते आइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब 42वां संविधान संशोधन में हुआ क्या था, क्या संशोधन हुआ था? तो लिखिए 42वां संशोधन, संशोधन तो CAA भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था, कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, इस चीज़ तो हम देखेंगे।
और किस तरह से देखते हैं तो ये लीजिए, पहला जो शब्द था आप तो इसी का ये रूप है, इसी में हम कर देते हैं। उसके बाद जो है दूसरा शब्द भी जोड़ा गया था। भाई ये क्या बना रहे हैं आप, तो ये थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आप तो हम दिखा दें। और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था वो क्या था, तो भी हम दिखा देते हैं। अभी तक आप शब्द नहीं देख रहे हैं, सिर्फ फीडर देख रहे हैं, तो टेंशन ना ले, आप शब्द भी बहुत जल्दी ही देख लीजिएगा। आइए, अब देखिए पहला शब्द जो था आपका समाजवादी जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद आप तो जोड़ा था पंथ निरपेक्ष, और इसमें और जोड़ा गया था, और नामक भी शब्द जोड़ा गया था, और अखंडता। ये 4 शब्द, टोटल कितने शब्द, 4 शब्द, और किताब में लिखेगा 3 शब्द जोड़ा गया, जो कि गलत है, टोटल 4 शब्द जोड़े गए। इस तरह से हमारा प्रस्तावना खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रस्तावना का ये पूर्ण रिव्यू डालेंगे, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।